नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली आमने-सामने बैठक करेंगे। वे आज ही व्हाइट हाउस में क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी और आतंकवाद सहित वैश्विक चुनौतियों के बारे में प्रमुखता से चर्चा की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर। केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कोविड रोधी टीके की 84 करोड़ 15 लाख से अधिक खुराक दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.78%। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम घोषित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वर्चुअल माध्यम से प्रदान किए। पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव लद्दाख के लेह में शुरू। सेंसेक्स 60,000 के पार, निफ्टी 17,853 पर पहुंचा। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली आमने-सामने मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के इन 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से क्या-क्या अपेक्षाएं हैं, इसकी जानकारी के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन में मौजूद अपने विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी के पास। अतुल, आज का दिन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक की तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन आने से पहले अपने संदेश में कहा था कि व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करना प्राथमिकता है। कॉमकासा, बेका और लिमोआ जैसे समझौतों और $149 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते दिनों दिन मजबूत होते रहे हैं। वाशिंगटन में कल ही पत्रकार सम्मेलन में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों देशों की एक राय भारत और अमेरिका को सच्चे मित्र बनाते हैं। गौरतलब है कि यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष रूप से वाशिंगटन में आपस में मिलेंगे। इससे पहले अब तक दोनों नेताओं के बीच 3 बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत हो चुकी है। इस चर्चा के दौरान कोविड के खतरे से निपटने की चुनौती, सीमा पार आतंकवाद का खतरा, अफगानिस्तान, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे छाए रहेंगे। व्यापार और निवेश को बढ़ाने की चर्चा भी बैठक के केंद्र बिंदु में रहेगी। अतुल, इस बार प्रधानमंत्री की यात्रा में क्वाड शिखर सम्मेलन प्रमुखता से छाया रह सकता है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें क्वाड के देश आपसी सहयोग को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं? जी, क्वाड समूह के राष्ट्रीय अध्यक्षों की यह पहली आमने सामने की बैठक है। वैश्विक मंच और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, कट्टरपंथी ताकतों और आतंकियों से निपटने की चुनौती अहम रहेंगे। साथ ही बैठक में क्वाड टीका मुहिम पर बातचीत होगी, जिसके अंतर्गत क्वाड देश भारत में कोविड का टीका बनाएंगे और फिर से
और फिर इसे एशियाई देशों के बीच वितरित करेंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बनाए रखने और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड देश अपनी साझा आवाज दुनिया के मंच पर रखेंगे। इससे एक सीधा संदेश दुनिया में जाएगा। एक और प्रश्न अतुल की प्रधानमंत्री के कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन से क्या उम्मीदें हैं? अपने अमेरिका प्रवास के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। पिछले साल कोविड के चलते यह बैठक वर्चुअल रूप से हुई थी। प्रधानमंत्री के भाषण में कोविड महामारी के खतरे से निपटने की चुनौती, आतंकवाद पर लगाम कसने, जलवायु परिवर्तन की चुनौती सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहेंगे। जी धन्यवाद अतुल इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। ग्लोबल सिटीजन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अत्यधिक गरीबी को खत्म करने के लिए कार्य कर रहा है। ग्लोबल सिटीजन लाइव 24 घंटे का कार्यक्रम है जो 25 से 26 सितंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरो, सिडनी, लॉस एंजलिस, लागोस और सोल सहित प्रमुख शहरों में लाइव कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण अनेक सोशल मीडिया चैनलों के जरिए 120 देशों में किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर है और आर्थिक वृद्धि दर मजबूत हो रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि शेयर बाजार में भरोसा बढ़ रहा है क्योंकि खुदरा और छोटे निवेशक इसमें निवेश के लिए उत्सुक हैं। The steps we have taken for the economy, that directly or indirectly Indian economy is getting stronger, and this is not an ordinary period. It's a period which saw very many changes which were beyond our control, particularly the corona pandemic, which now has lasted in some form or the other 1.5 years. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी तथा प्रत्यक्ष कर संग्रह से अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह का छमाही लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। प्रति महीने औसतन 1,11,000 करोड़ रुपए का जीएसटी और 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह हो रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये कोई छोटे मोटे संकेत नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सब जानते हैं कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर विश्वास करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के जरिए स्टार्टअप्स को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी पटरी वालों को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कर दिया है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 से आगामी 5 वर्ष में क्रियान्वित किया जाएगा। इस दौरान यह क्षेत्र 42,500 करोड़ रुपए से अधिक नया निवेश भी आकर्षित करेगा। इससे ऑटो क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार सृजित होने का अनुमान है। ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के लिए सरकार ने हाल में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत मिलने वाले प्रोत्साहन से ये उद्योग आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस उत्पादों का विनिर्माण कर दुनिया भर में उनकी आपूर्ति कर सकेगा। इस योजना से विश्व भर के ऑटो बाजार में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्चुअल माध्यम से 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए।
नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कोविड महामारी के दौरान सामुदायिक सेवाओं के लिए पूरी लगन के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां राष्ट्र निर्माण में काफी मदद करती हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि स्वयंसेवक विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को मदद मिल रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 84 करोड़ 15 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 72 लाख 20 हजार टीके लगाए गए। सक्रिय मामलों की दर 1% से भी कम होकर 0.89% हो गई है। ये इस वर्ष मार्च के बाद सबसे कम दर है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 3,162,000 है, जो 188 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 31,382 नए मामले सामने आए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.78% है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली आमने सामने बैठक करेंगे। वे आज ही व्हाइट हाउस में क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी और आतंकवाद सहित वैश्विक चुनौतियों के बारे में प्रमुखता से चर्चा की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर। केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कोविड रोधी टीके की 84 करोड़ 15 लाख से अधिक खुराक दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.78%। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम घोषित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वर्चुअल माध्यम से प्रदान किए। पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव लद्दाख के लेह में शुरू। सेंसेक्स 60,000 के पार, निफ्टी 17,853 पर पहुंचा। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने आज इस वर्ष की लोक सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। कुल 761 उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। शुभम कुमार को पहला स्थान मिला है। जागृति अवस्थी दूसरे और अंकिता जैन तीसरे स्थान पर रही। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव 5 दिन तक चलेगा। इसे आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित किया गया है। इस दौरान 12 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। उद्घाटन समारोह में शेरशाह फिल्म दिखाई जा रही है। ये फिल्म परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिनेमा सभी सांस्कृतिक विविधताओं को एक मंच पर लाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा ने देश के कोने कोने को नई पहचान उपलब्ध कराई है। पूरे देश की संस्कृति को एक मंच अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो सिनेमा जगत है, और इसका हम जितना सदुपयोग करें उतना हमारे लिए कम है। न केवल देश बल्कि दुनिया भर में भारत के कोने कोने को नई पहचान दिलाने का काम किया है तो फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लद्दाख के लोगों के साहस की प्रशंसा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र ने करगिल का युद्ध देखा है और इसीलिए पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव लद्दाख की फिल्म से शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का नेतृत्व करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। रक्षा मंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आयोजित समारोह में कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है और उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी और अपना दल के साथ
गठबंधन करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि सीटों के बंटवारे की घोषणा बाद में की जाएगी। पार्टी प्रमुख संजय निषाद भी लखनऊ में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे। मौजूदा विधानसभा में निषाद पार्टी का एक विधायक है। बिहार में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। गया, औरंगाबाद और मुंगेर सहित 10 जिलों की 170 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए वोट डाले गए। राज्य में पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। मतों की गिनती रविवार और सोमवार को होगी। दूसरे चरण का मतदान अगले शुक्रवार को होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा विषय पर उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश को जनता के लिए जनता के द्वारा नियत संविधान के अंतर्गत अब तक तय हुई यात्रा पर भी विचार करना चाहिए। हाल में संसदीय कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने की कोशिशों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि संसद में काम हो, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और व्यापक विचार विमर्श के बाद कानून बने। हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाते समय इन सदनों को मंदिर माना था और हमने विचार विमर्श किया था कि इन सदनों के माध्यम से हम देश और प्रदेश की जनता का कल्याण करेंगे। लेकिन आज सदन में जिस तरीके का शोरगुल वेदान हो रहा है, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हमें इसके लिए व्यापक चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और उच्च मापदंड सदनों के लिए निर्धारित करना चाहिए। कर्नाटक विधान परिषद ने जुआ खेलने के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्य के गृह मंत्री अरागा जनेन्द्र ने कहा कि कर्नाटक पुलिस संशोधन विधेयक 2021 का उद्देश्य जुआ खेलकर सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करने वाली सभी ऑनलाइन साइट पर प्रतिबंध लगाना है। विधेयक के पारित होने से पुलिस को ऐसी साइट्स को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा और ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे शाम को 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज का विषय है आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले कार्यक्रम सबके विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना दर्शाता है। हमारा विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 पर FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पहली बार 60,000 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60,048 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,853 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹73.70 पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $77 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत की महान क्रांतिकारी प्रीतिलता वद्दार की।
स्वतंत्रता की बलिवेदी पर 24 सितंबर 1932 को उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर उनमें बचपन से ही जुनून था। स्कूली दिनों से ही वो रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस से प्रभावित थीं। कोलकाता से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने शहर चटगांव लौटी और वहां के इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल में प्रधान अध्यापिका नियुक्त हो गई। यहीं प्रीतिलता का संपर्क प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन से हुआ और वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गयी। मंदिर सोपानो तले कत प्राण हलो बलिदान लेखा आछे अश्रु जले कत विप्लबी बंधुर रक्ते रांगा बंदिशालार ओई शिकल भांगा। प्रीतिलता मानती थी कि अंग्रेजों के साथ सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं को भी भूमिका निभानी चाहिए। प्रीति के एक भाई क्रांतिकारी दल में शामिल थे। उन्होंने ही प्रीति को सूर्यसेन से मिलवाया था। सूर्यसेन ने प्रीतिलता को अपने क्रांतिकारी समूह की पहली महिला सदस्य बना लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होते ही प्रीति अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलनों में कूद पड़ी। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तर को तबाह करने के साथ 1932 के जलालाबाद पहाड़ी पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जे के लिए हुए क्रांतिकारी ऑपरेशन में भी वो शामिल रहीं। क्रांतिकारियों की योजना के मुताबिक बाद में चटगांव में स्थित अंग्रेजों के क्लब पर धावा बोलने वाले दल की प्रीतिलता ने अगुवाई की। उस दिन प्रीतिलता पुरुषों की पोशाक में थी। गोलीबारी में उन्हें गोली लगी। घायल हालत में उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब नाकाम रही तो साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। उनके इस अमर बलिदान ने क्रांति की आग में घी का काम किया। प्रीति क्रांतिकारियों की प्रेरणा बन गई। राष्ट्र प्रेम से सराबोर वीरांगना को शत शत नमन। आज स्वाधीनता सेनानी भीकाजी रुस्तम कामा की जयंती भी है। मैडम कामा के नाम से लोकप्रिय भीकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। लंदन में उनकी मुलाकात राष्ट्रवादी श्यामजी कृष्ण वर्मा और दादा भाई नौरोजी से हुई। उनकी ही प्रेरणा से मैडम कामा भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में जुट गईं। भीकाजी कामा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना में सहायता की। बाद में वे पेरिस चली गईं और पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना में सहयोग दिया। विदेश में रहकर भारतीय आजादी के आंदोलन में शामिल कई लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ क्रांतिकारी साहित्य लिखा, बल्कि उन्हें प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारतीय स्वाधीनता के लिए लगातार सक्रिय मैडम कामा ने स्टटगार्ड में संपन्न दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी हिस्सा लिया। 22 अगस्त 1907 को इस सम्मेलन में उन्होंने मानवाधिकार और समानता के सवाल तो उठाए ही, ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की अपील भी की। कामा ने वहाँ एक झंडा भी फहराया, जिसे उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का ध्वज कहा। बाद में उस झंडे को इंदुलाल याज्ञिक भारत लाई। इसे पुणे के मराठा और केसरी पुस्तकालय में रखा गया है। मैडम कामा के डिजाइन किए उस झंडे की ही बुनियाद पर भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक मौजूदा ध्वज बनाया गया। स्वाधीनता के लिए मैडम कामा के संघर्ष और त्याग की विरासत को भारत ने सम्मान के साथ संजोया है। 26 जनवरी 1962 को डाक और तार विभाग ने उनके सम्मान और स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। मैडम कामा का जीवन धैर्य, प्रतिबद्धता और राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के 61 रन बना लिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, जबकि बेंगलोर 8 मैचों से 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली और चेन्नई में छाए रहेंगे आमतौर पर बादल और वहीं मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और साथ में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह में कहीं कहीं बादल छाए रहने और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। देखें देश के पूर्वोत्तर में तो गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, कोहिमा और अगरतला में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने के आसार बन रहे हैं और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस महीने शुरू की गई योजना से राज्य के विभिन्न भागों में 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि सरकार लोगों के द्वार तक जाए और उन्हें सेवाएं प्रदान करे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्तर की साइकिल चालक पवित्रा कार्तिकोती को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली माउंटेन बाइक भेंट कर उनके सपने को साकार किया। पवित्रा को पंजाब के पटियाला में होने वाले खेलो इंडिया आयोजन के लिए चुना गया है, लेकिन उनके पास माउंटेन बाइक खरीदने का कोई साधन नहीं था। मुख्यमंत्री के साथ एक टेलीविजन कार्यक्रम में पवित्रा ने टेलीविजन स्टूडियो को फोन किया और अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराया और मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री की अपील पर राज्य के युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के आह्वान पर दानदाताओं की मदद से साइकिल चालक को अपने सपनों की बाइक मिली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली आमने सामने बैठक करेंगे। वे आज ही व्हाइट हाउस में क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी और आतंकवाद सहित वैश्विक चुनौतियों के बारे में प्रमुखता से चर्चा की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर। केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कोविड रोधी टीके की 84 करोड़ 15 लाख से अधिक खुराक दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.78%। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम घोषित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वर्चुअल माध्यम से प्रदान किए। पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव लद्दाख के लेह में शुरू।
सेंसेक्स 60,000 के पार, निफ्टी 17,853 पर पहुंचा और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।